अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। ये वीडियो हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट फॉर बिगिनर्स कोर्स की सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि एक बेसिक HTML पेज का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। इस वीडियो में हम HTML के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को कवर करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी VS कोड की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, ये फाइल वैसे ही है जैसे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ी थी। सिर्फ एक चेंज यहाँ मैंने जो किया है वो इस फाइल का नाम है, जो कि मैंने चेंज करके 001.html कर दिया है। और वो इसलिए ताकि हम इन HTML फाइल्स को अपनी वीडियो के साथ सिंक में रख सकें। तो खैर, जो पहला आज का टॉपिक हम कवर करेंगे वो HTML एट्रीब्यूट्स हैं। तो दोस्तों, हमारे जो HTML के टैग्स हैं उनको हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन सप्लाई कर सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन हम उन्हें एट्रीब्यूट्स के थ्रू पास करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपना पहला एट्रीब्यूट जो कि ID है उसे देख लेते हैं। तो एट्रीब्यूट लिखने का तरीका ये है कि हम एट्रीब्यूट का नाम अपने टैग के अंदर लिखते हैं और इक्वल टू के साइन के साथ इसे एक वैल्यू असाइन करते हैं। ये वैल्यूज़ नॉर्मली टेक्स्ट की फॉर्म में होती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो एट्रीब्यूट हमने लिया है वो है ID का एट्रीब्यूट और इसे हम कोई भी टेक्स्ट वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि इसे मैं एग्जाम्पल हाइफन पैराग्राफ की ID दे देता हूँ। तो दोस्तों, ये ID का जो एट्रीब्यूट है ये कॉमन है और ये आप तमाम HTML एलिमेंट्स को दे सकते हैं और ये बेसिकली आपके HTML टैग के आइडेंटिफायर का काम करता है। आगे चल के जब हम स्टाइलिंग को और जावास्क्रिप्ट को कवर करेंगे तो वहाँ पर ये ID हमें इस एलिमेंट को एक्सेस करने में हेल्प करेगा। इसी तरह हम एक एलिमेंट को मल्टीपल एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। जैसे कि एक और कॉमन एट्रीब्यूट जो कि तमाम HTML एलिमेंट्स पर मौजूद होता है वो है क्लास का एट्रीब्यूट। इसे भी हम यूं ही क्लास के कीवर्ड से नेम करके इक्वल टू करके यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। और ये क्लास का जो एट्रीब्यूट है ये बिल्कुल ID की तरह काम करता है। इनमें डिफरेंस ये है कि एक क्लास के कई एलिमेंट्स हो सकते हैं, जबकि ID एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि सिर्फ एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास यूं ही दो पैराग्राफ्स होते तो मैं इन दोनों को एग्जाम्पल पैराग्राफ या कोई भी नाम यहाँ पर मैं दे सकता हूँ। फ़िलहाल मैं इसे एग्जाम्पल पैराग्राफ कह देता हूँ। तो यूं ही मैं ये सेम क्लास दूसरे पैराग्राफ को भी दे सकता हूं। लेकिन ये ID का जो एट्रीब्यूट है ये हमारा दोनों पैराग्राफ्स का डिफरेंट होना ज़रूरी है। तो इस वक्त अगर मुझे इन दोनों पैराग्राफ्स को एक ID देना हो तो मैं इन्हें यूनिक बनाने के लिए ये कर सकता हूं कि इन्हें हाइफन के साथ इनका नंबर असाइन कर सकता हूं, जिससे अब ये दोनों IDs यूनिक हो गए हैं। अगेन, ये क्लास का एट्रीब्यूट क्या करता है ये हम आगे चल के देखेंगे। अगर एक ओवरव्यू देना चाहूँ तो इस क्लास के एट्रीब्यूट का मकसद भी इस एलिमेंट को स्टाइलिंग या जावास्क्रिप्टिंग के पर्पस के लिए एक्सेस करना होता है। दोस्तों, ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था HTML के एट्रीब्यूट्स का। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट HTML टैग्स की तरफ। तो दोस्तों, पहला एलिमेंट जो हम कवर करेंगे वो है हेडिंग एलिमेंट। लेकिन इस एलिमेंट की डिटेल्स में जाने से पहले मैं इस फाइल की एक कॉपी बना लेता हूं ताकि हमारा जो पिछला काम है वो डिस्टर्ब ना हो। तो मैं इसे नेम कर देता हूं 002.html और इस पहली फाइल को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ले जाकर सेव कर देता हूं। तो दोस्तों, HTML में हेडिंग एलिमेंट्स 6 टाइप्स के हो सकते हैं और हेडिंग का जो एलिमेंट है वो H के अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है और हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया, 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं जिनको हम नंबर से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि H1 एक हेडिंग है, उसके बाद हमारे पास H2 और यूं ही H6 तक ये हेडिंग्स मौजूद होती हैं। इन हेडिंग्स का रिजल्ट देखने के लिए मैं अपने ब्राउज़र में इस फाइल को खोल लेता हूँ।
तो दोस्तों अगर हम इन एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि ये 6 हेडिंग्स हमारे पास इस इंस्पेक्टर में HTML की हायरार्की में मौजूद हैं। विजुअली देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये 6 हेडिंग्स डिफरेंट हेडिंग साइजेस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो H1 यहाँ पर सबसे बड़ी हेडिंग है, उसके बाद H2, H3, H4, H5 और H6 सबसे छोटी हेडिंग है। एक मेन लॉजिकल रीज़न इन डिफरेंट हेडिंग साइजेस को यूज़ करने का पेज पर मौजूद डिफरेंट किस्म की हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करना होता है। जैसा कि नॉर्मली H1 हम पेज की सबसे मेन हेडिंग को असाइन करते हैं, इसी तरह H2 सब हेडिंग के तौर पर यूज़ हो सकता है, H3 सब हेडिंग के तौर पर यूज़ हो सकता है और इसी तरह आप H6 तक हेडिंग्स की इस हायरार्की को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम वापस चलते हैं अपने VS कोड की विंडो की तरफ और अपने अगले टैग को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टैग है वो पैराग्राफ का टैग है। इस टैग को हम ब्रीफली पिछले लेक्चर में भी कवर कर चुके हैं। इसका मकसद आपके पेज पर पैराग्राफ क्रिएट करना है और इसका चाइल्ड कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ और यहाँ पर आपको VS कोड का एक ट्रिक बताता हूँ कि डमी टेक्स्ट यूज करने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं लॉरेम और इसके बाद यहाँ पर आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें इस पैराग्राफ में 50 वर्ड्स चाहिए तो मैं यहाँ लिखूंगा 50 और उसके बाद टैब की प्रेस करूंगा तो ये 50 वर्ड्स का एक डमी पैराग्राफ हमारे लिए क्रिएट कर देगा। यूं ही मैं इस पैराग्राफ को 2 मरतबा और कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेव करके वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र विंडो की तरफ और देखते हैं कि क्या ये पैराग्राफ्स हमारे पेज पर विजिबल हैं। इस पेज को अगर मैं रिफ़्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स क्रिएट हो गए हैं और अगर हम इन्हें इंस्पेक्ट करके देखें तो यहाँ पर भी आपको आपके एलिमेंट्स की हायरार्की में ये 3 पैराग्राफ्स नज़र आ जाएंगे। तो दोस्तों अब हम वापस अपने VS कोड की विंडो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इन एलिमेंट्स को रीअरेंज करके डॉक्यूमेंट को एक नई शक्ल दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि ये हेडिंग 1 हमारी मेन हेडिंग है और उसके बाद एक पैराग्राफ आता है। तो मैं इस पैराग्राफ को सिंपली Ctrl+X से कट करके इस हेडिंग 1 के बाद यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद सपोज कीजिए कि इस पैराग्राफ के बाद इस सेम हेडिंग की एक सब हेडिंग यहाँ पर आएगी जो कि हेडिंग 2 होगी और फिर उसके बाद हमारा एक और पैराग्राफ यहाँ आएगा। उसके बाद हमारी H3 जो कि हेडिंग 3 है ये आएगी और हमारा 3rd पैराग्राफ यहाँ पर आएगा। तो मैं इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और ये बाकी की 3 हेडिंग्स मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ बैक स्पेस के ज़रिए। मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करता हूँ और वापस चल के देखते हैं अपने ब्राउज़र में कि ये कैसा नज़र आता है। मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने इन एलिमेंट्स को रीपोजीशन किया था वैसे ही ये एलिमेंट्स हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों अगले जो कुछ टैग्स हम कवर करने जा रहे हैं ये फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं और ये आपके किसी भी टेक्स्ट नोड के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। तो पहला फॉर्मेटिंग का टैग जो हम कवर करेंगे वो है स्ट्रॉन्ग का टैग और इसका मकसद होता है आपके टेक्स्ट के किसी भी पोर्शन को बोल्ड फॉर्मेट करना। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें ये पोर्शन बोल्ड करना हो तो हम इसे स्ट्रॉन्ग के टैग में रैप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्ट्रॉन्ग के टैग को यहाँ पर ओपन किया और यहाँ पर इसे क्लोज़ किया और इसके दरमियान में ये जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट था इसे रैप कर दिया। तो हमारा ये एरिया जो टेक्स्ट का स्ट्रॉन्ग टैग्स के दरमियान में हमने लिखा है ये बोल्ड फॉर्मेटिंग में रेंडर होगा। हम इसे सेव करते हैं और चलकर देखते हैं अपने ब्राउज़र विंडो में कि क्या वाकई ये बोल्ड में रेंडर होता है। मैं यहाँ पर आकर पेज को रीलोड करूँगा और आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट का ये हिस्सा जिसे कि मैंने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर रैप किया था वो हमें अब बोल्ड नज़र आ रहा है। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करके देखूँ तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के टैग्स के दरमियान में लिखा गया है और यूँ इसीलिए ये बोल्ड में रेंडर हो रहा है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मेटिंग टैग एम्फेसिस का टैग है। तो दोस्तों एम्फेसिस का टैग हम EM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं लिखूंगा EM और इस टैग को क्लोज़ करूंगा और इसमें से कुछ टेक्स्ट यहाँ से कट करके एम्फेसिस के टैग के दरमियान में शिफ्ट कर दूंगा। इसको अगर मैं सेव करूं तो आप वापस जाकर अपने ब्राउज़र विंडो में देख सकते हैं कि
हमारा ये पार्ट जिसे हमने एम्फेसिस के टैग में रैप किया था, ये हमें अब इटैलिक फॉर्मेटिंग में नज़र आ रहा है। वापस चलते हैं अपने VS कोड की विंडो की जानिब और अगले टैग्स की तरफ कदम उठाते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए अभी हम फ़िलहाल ये स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस के ही टैग कवर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा मकसद यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टैग्स को कवर करना है, तो मेरे नज़दीक इस वक्त स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस के टैग्स इनफ हैं। नेक्स्ट टैग जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है इमेज का टैग। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मॉडर्न वेबसाइट्स में इमेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। तो अगर हमने अपने HTML के पेज में कोई इमेज डालना हो, एग्जाम्पल के तौर पे हम इस पैराग्राफ के बाद एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इमेज का टैग यूज़ कर सकते हैं। इमेज का टैग लिखने के लिए हम एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे IMG और उसके बाद इस टैग को यूं ही क्लोज कर देंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि HTML टैग्स दो टाइप के होते हैं, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं और एक वो टैग्स होते हैं जिनके चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो ये जो इमेज का टैग है ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसको हम नॉर्मली जैसे हम दूसरे HTML टैग्स को क्लोज करते हैं यूं क्लोज करने की बजाय ये फॉरवर्ड स्लैश इसी इमेज के टैग के एंड पर डालकर इसे यहीं पर क्लोज कर सकते हैं। तो इसका कोई चाइल्ड एलिमेंट नहीं होता, बल्कि इसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है कुछ एट्रीब्यूट्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट दोस्तों इमेज का सोर्स होगा। इमेज का ये सोर्स आपका एक लोकल इमेज भी हो सकता है जो कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही या आपके इस फोल्डर के अंदर पड़ा हो, या कोई एक्सटर्नल सोर्स भी हो सकता है जो कि किसी वेबसाइट से लिया गया हो। हम यहाँ पर दोनों की एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा इमेज जो कि हमें इजीली वेब पर अवेलेबल हो, हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो सोर्स का एट्रीब्यूट लिखने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे SRC जो कि सोर्स के एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन डालकर इसे एक वैल्यू असाइन करेंगे। ये जो वैल्यू होगी ये आपके इमेज का URL या लिंक होगा। मैंने एक इमेज इस एग्जांपल के लिए ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है जो कि मैंने पेक्सल्स की वेबसाइट से लिया है। ये एक फ्री स्टॉक फुटेज की वेबसाइट है। मैं ये लिंक यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये एक वेबसाइट का URL है जो कि HTTPS से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि ये इमेज एक वेबसाइट पर ऑलरेडी मौजूद है। मैं इस पेज को सेव करता हूँ और हम चलकर देखते हैं अपने ब्राउज़र विंडो में कि क्या हमें ये इमेज वहाँ नज़र आता है। तो अपनी ब्राउज़र विंडो में आकर मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये इमेज यहाँ पर रेंडर हो गया है। मैं अपने कोड इंस्पेक्टर के ज़रिए अगर इस इमेज को सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इमेज का टैग मौजूद है और इसका सोर्स उस एक्चुअल इमेज को पॉइंट कर रहा है। अपने लोकल इमेज की एग्जांपल पर जाने से पहले हम इमेज टैग पर मौजूद एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट को कवर करेंगे और ये एट्रीब्यूट है ऑल्ट का एट्रीब्यूट। दोस्तों ये एट्रीब्यूट उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि सोर्स का एट्रीब्यूट। नॉर्मली जब लोग HTML लिखना स्टार्ट करते हैं तो इस ऑल्ट के एट्रीब्यूट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस एट्रीब्यूट का इमेज के टैग पर मौजूद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी मेन वजह यह है कि बाज़ औक़ात आपकी वेबसाइट ऐसी डिवाइसेस पर खुलती है जो कि डायरेक्टली इमेजेस को रेंडर नहीं कर सकते। उस कंडीशन में इस ऑल्ट के एट्रीब्यूट को जो टेक्स्ट आप प्रोवाइड करेंगे वो वहाँ पर इमेज की जगह पर रेंडर होगा, जो कि बताएगा कि ये इमेज किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा ये इमेज टूरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ ऑल्ट के टेक्स्ट में लिख सकते हैं टूरिज्म फ़ोटो। तो दोस्तों अगर ये हमारा इमेज का टैग किसी वजह से ना रेंडर हो सके, जैसा कि शायद वो डिवाइस जिस पर ये वेबसाइट खोली जाए वो इमेजेस को सपोर्ट ना करती हो, या एक दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस इमेज के सोर्स को हमने एक वेब का एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड किया है, तो ये पॉसिबल है कि इस वेबसाइट का सर्वर डाउन हो और ये इमेज आपकी वेबसाइट पर ना खुल पाए। उस केस में साइट के विजिटर को ये ऑल्ट का टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है कि यहाँ पर जो मौजूद इमेज है उसका सब्जेक्ट क्या है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो गया होगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने लोकल इमेज की एग्जांपल की तरफ। मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसको मैं टाइटल दूंगा इमेज का या IMG का।
तो दोस्तों ये एक और इमेज जो कि मैंने पेक्सल्स की ही वेबसाइट से डाउनलोड किया है, मैंने अपने IMG के फोल्डर में प्लेस कर दिया है। इस इमेज को अपने HTML पेज पे लिंक करने के लिए हम वापस अपने कोड की तरफ आएंगे और यहाँ पर इमेज का एक और टैग क्रिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे IMG, इसका ऑल टेक्स्ट होगा कैसल और इसका सोर्स मैं दे देता हूँ अपने एक्चुअल इमेज का पाथ। तो दोस्तों अगर आप लेफ़्ट साइड पर इस वक्त देखें तो हम अपने मेन प्रोजेक्ट फोल्डर के रूट पर मौजूद हैं, यानी कि ये फाइल्स हमारी मेन फोल्डर के अंदर हैं। फिर हमारे पास इस फोल्डर के अंदर एक IMG का फोल्डर है जिसके अंदर हमारा इमेज मौजूद है। तो हम यहाँ पर अपने इमेज का रिलेटिव पाथ लिखेंगे, यानी कि जिस फोल्डर में हम मौजूद हैं वहाँ से ऑनवर्ड्स हम ये ट्रैक करेंगे कि हमारी इमेज फाइल इस फाइल के रिलेटिवली कहाँ पर मौजूद है। तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट के रूट पर मौजूद हैं, यानी कि इस फोल्डर में, तो इस इमेज फाइल तक पहुँचने के लिए पहले हमें IMG के फोल्डर में जाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे IMG और यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे और फिर जैसे कि आप देख सकते हैं VS कोड ने उस फाइल का नाम जो कि इस फोल्डर में मौजूद है यहाँ पर हमें सजेशंस में दे दिया है। हम इसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट इमेज का पाथ बन जाएगा, यानी कि IMG स्लैश हमारे इमेज का पूरा नाम। और यहाँ पर ये एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस टैग को क्लोज करेंगे और अपने पेज को सेव करेंगे और वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र विंडो की तरफ और देखते हैं कि क्या ये लोकल इमेज हमें उसी तरह नज़र आता है जैसे कि हमें अपना एक्सटर्नल इमेज नज़र आ रहा था। मैं यहाँ पर आकर अपने पेज को रीलोड करूँगा और हम नीचे जाकर देख सकते हैं कि हमारा ये लोकल इमेज यहाँ पर मौजूद है, जो कि इस बार किसी एक्सटर्नल लिंक से नहीं आ रहा बल्कि हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर से आ रहा है। दोस्तों कुछ चीज़ें जो यहाँ पर कवर करने की हैं वो इस इमेज के पाथ से रिलेटेड हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर कैसल का फोल्डर होता और ये इमेज उसके अंदर मौजूद होता तो हम इस इमेज तक पहुँचने के लिए यहाँ पहले इमेज के फोल्डर में जाते और फिर यहाँ पर कैसल के फोल्डर में जाकर इस इमेज को एक्सेस कर सकते थे। अगर मैं इस पेज को सेव करूँ तो आप देख सकेंगे कि हमारा इमेज दोबारा वहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस बार इसका पाथ इमेज स्लैश कैसल और स्लैश इमेज फाइल नेम से यहाँ नज़र आ रहा है। इसी तरह मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ सब पेजेस का। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारा ये पेज मेन फोल्डर रूट पर होने की बजाय इस सब पेजेस के फोल्डर में होता तो तब हम इस इमेज को कैसे एक्सेस करते। इस पेज को हम दोबारा से खोल लेते हैं क्योंकि अब इस पेज को हमने मूव कर दिया है तो हमारा पिछला पेज इनवैलिड हो चुका है। हम अपने अगर ब्राउज़र स्क्रीन की तरफ जाएं और पेज को रीलोड करें तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज हमें नज़र नहीं आ रहा। इसकी मेन वजह ये है कि ये हमारी जो HTML फाइल है इसे हमने अब एक इंटरनल फोल्डर में मूव कर दिया है और ये जो पाथ है अब ये उस फोल्डर के रिलेटिवली करेक्ट नहीं रहा। और एक चीज़ जो आप यहाँ नोट कर सकते हैं वो इस कैसल का टेक्स्ट है। तो दोस्तों ये वो टेक्स्ट है जो कि हमारा ऑल्ट टेक्स्ट है। आप देख सकते हैं कि हमने इस इमेज को मूव कर दिया जिस वजह से ये अब यहाँ रेंडर नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये ऑल टेक्स्ट रेंडर हो गया है जो कि यूज़र को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इस इमेज से रिलेटेड दे रहा है कि जो यहाँ पर मिसिंग चीज़ है वो बेसिकली ये कैसल का इमेज है। तो दोस्तों वापस चलते हैं अपने VS कोड की विंडो की तरफ और देखते हैं कि इस पाथ को करेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारा ये जो HTML पेज है अब ये एक सब पेजेस के फोल्डर के अंदर मौजूद है और इससे इस इमेज को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें इस फोल्डर से बाहर आना है या एक लेवल अप आना है। तो अपने पाथ में एक लेवल ऊपर आने के लिए हम 2 डॉट्स और एक स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर पाथ से पहले 2 डॉट्स और एक स्लैश डालूंगा। तो ये इसी तरह है जैसे हम इस फोल्डर से जंप इन करके यहाँ बाहर प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ गए हैं। उसके बाद हम जैसे पहले अपने इमेज के पाथ तक पहुँच रहे थे वैसे ही हम अपने पाथ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन 2 डॉट्स के बाद हम वापस अपने इमेज के फोल्डर में जाएंगे, उसके बाद स्लैश कैसल और फिर उसके बाद हमारे इमेज का एक्चुअल एड्रेस। तो अब अगर मैं इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउज़र में देखूं और हम इस पेज को रिफ्रेश करें तो हम देख सकते हैं कि हमारा इमेज वापस सही से रेंडर हो गया है और इस बार हमारा ये पाथ भी करेक्ट है।
तो दोस्तों ये थे हमारे HTML के कुछ नए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट HTML टैग्स और उनके एट्रीब्यूट्स को कवर करेंगे। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।